हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग केमिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि फिजिक्स के उनको क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो जो प्लेलिस्ट मेरी पड़ी है ABVMU CET वाली, उस वाली प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना जाकर। वहां पे आपको फिजिक्स की भी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने 5 चैप्टर के आपको MCQ कराए थे। ठीक है, क्लास 11 के। और बाकी जो भी MCQ वगैरह मैं करा रहा हूँ वो मैं कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ, तो आप चैनल पर जाकर वो वाली वीडियोज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज। NTP होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक होता है STP, वो होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो NTP पे जो वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का वो होता है आपका 22.8 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 22.8 जो है वो नए STP के अकॉर्डिंग है। ओके, तो वो भी ध्यान रखना। तो NTP में आपका होता है 22.4 लीटर्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो बीच में एड्स वगैरह आएंगे प्लीज आप इनको अवॉइड करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टिंडल इफेक्ट कंफर्म्स द। तो टिंडल इफेक्ट क्या कंफर्म करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ सॉल। अगर कोई भी सॉल जो है वो आपका हेट्रोजीनियस होगा तो टिंडल इफेक्ट अगर उसके अंदर हो रहा है तो वो कंफर्म कर देगा कि भाई ये जो सॉल है आपका किस तरीके का है, आपका हेट्रोजीनियस नेचर का है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलियोफिलिक कोलाइड। ठीक है, तो एलियोफिलिक कोलाइड इसमें कौन सा है? गम होगा। ठीक है, तो गम जो है वो आपका एलियोफिलिक कोलाइड की कैटेगरी में आएगा। ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस के लिए कौन सी बात इसमें से नहीं सही है? तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर है, द फेवरेबल टेम्परेचर रेंज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज बिटवीन 25 to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, टेम्परेचर जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है एंजाइम के एक्टिविटी के लिए, वो आपके एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सही बात है इसमें से क्या है, द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम pH विच इज बिटवीन 5 to 7, ये सही है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन, तो स्पेसिफिसिटी तो आपको पता ही एंजाइम की होती है। और उसके बाद द एंजाइमिक एक्टिविटीज इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड कोएंजाइम। तो कोएंजाइम का जब हम यूज करते हैं तो एंजाइम्स की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, presence of traces of arsenious oxide As2O3 in the reacting gases SO2 and O3 in presence of platinized asbestos in contact process act as। ठीक है, तो contact process में जो आपका As2O3 वो किस तरीके का एक्ट करता है? आपका कैटेलिटिक पॉइजन। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो आपका प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस होता है उसकी प्रेजेंस में जो आपका As2O3 वो आपका पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस इज अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय। ठीक है, तो शेप सेलेक्टिव आप सभी को पता है, जहां पर भी शेप की बात होगी वहां पर हम जियोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस जो होता है वो किसके द्वारा जो है कैटलाइज की जाती है रिएक्शन, वो की जाती है जियोलाइट्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेटल्स मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। तो इनमें से कौन से जो एलिमेंट्स हैं, किस तरीके के एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के काम आते हैं? तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए वो सारे एलिमेंट्स आपके कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और मैंने आपसे बोला था कि लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखते जाइए, समझते जाइए और अपने दिमाग में रखें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लेड चैम्बर प्रोसेस में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो कौन सा यूज किया जाता है? तो NO किया जाता है। ठीक है, NO को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो NO होता है वो हम लेड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम बिकम्स इनइफेक्टिव। कब इनइफेक्टिव हो जाती है? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो आपका एंजाइम है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं लिखा है, एब्जॉर्ब लिखा है, यानी कि सरफेस फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम जो होगा वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस के ऊपर। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर विल बी एब्जॉर्ब मोस्ट इजिली ऑन द चारकोल गैस मास्क। तो कौन सी गैस इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी चारकोल गैस मास्क के ऊपर? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड।
फिर विच काइंड ऑफ कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी, तो कौन सा आपका कैटालिसिस होता है, तो ये होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी से जो है हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोलॉइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स फेज एंड सॉलिड इज डिस्पर्शन मीडियम इज क्लासिफाइड एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जेल, ठीक है। इसकी जो है ना एक टेबल बनी हुई है आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो वो आप प्लीज एक बार जरूर देख लेना एग्जाम देने से पहले, कि जो भी आपके मतलब कि कोलॉइडल फेस आपको क्या दे रखा है, और मतलब जो भी मतलब डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्शन मीडियम आपको क्या दे रखा है, जिससे ये वाला सॉल्व बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल होगी आप एक बार देख लेना, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्पर्स फेस अगर लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो आपका जो कोलॉइडल बनेगा वो कैसा बनेगा, जेल बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ कोलॉइडल सिस्टम, तो इनमें से कोलॉइडल सिस्टम कौन सा नहीं बनाएगा, तो गैस जो है वो नहीं बनाएगा, यानी कि सॉलिड गैस बनाएगा, लिक्विड गैस बनाएगा और गैस लिक्विड, ये तीनों ही सिस्टम आपके कोलॉइडल सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सिस्टम ऑफ, ठीक है, तो फॉग किस कोलॉइडल सिस्टम का एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का, ठीक है। ये भी उसी टेबल में से क्वेश्चन है, तो वो टेबल मैं आपसे बोल रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक में आपको दे रखी है, जो आपका सर्फेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, जहाँ पे आपका कोलॉइडल्स वाला टॉपिक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे टेबल दी है कि डिस्पर्शन फेस अगर ये होगा और डिस्पर्शन मीडियम ये होगा तो किस तरीके का सॉल्व बनता है, या मतलब किस तरीके का कोलॉइड बनता है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना। तो लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है आपका, फॉग, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन एंड एग्जिबिट्स कोलॉइड्स प्रॉपर्टीज एट हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड, तो उन्हें क्या कहते हैं, जो कि आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं लो कंसंट्रेशन पे और कोलॉइड बन जाते हैं हायर कंसंट्रेशन पे, तो उन्हें हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। इन सब की डेफिनेशन भी आप एनसीईआरटी बुक से एक बार देख लेना, जिसकी यहाँ पर मेंशन नहीं की, जैसे लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो ये आप डेफिनेशन देख लेना, आपसे पूछे जा सकती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं कि भाई इसको कोगुलेट करने के लिए कौन सा जो है बेस्ट रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनेट जो है, ठीक है। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट जो है वो बेस्ट हमारा कोगुलेटिंग एजेंट होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेस टेक्स प्लेस ओनली अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्राफ्ट टेम्परेचर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो बहुत अच्छे से आप देख लो, ये बहुत अच्छे से मतलब आप देख लो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पूछे जाने के 95% चांसेस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई पेपर में पूछा भी गया है। तो मिसल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर होता है, ठीक है, या आपसे बोलते हैं कि भाई मिनिमम ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसल्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, क्राफ्ट टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स रेंजेस बिटवीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको मीटर में दिया जाएगा तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में है तो आप 10⁻⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, ये याद रखना। जब आपके क्वेश्चन में आएगा अगर मीटर आएगा तो भी ध्यान रखना, उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सीएमसी यानी कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, एसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो सीएमसी जो होता है आपका क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पे क्या होता है, आपके जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स, तो कौन सा मेथड इसमें से नहीं है, ऑप्शन डी यानी कि बाय एडिंग अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट से कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनको कोगुलेट करने का, लेकिन प्रोटेक्टिव कोलॉइड को ऐड करके हम उनको कोगुलेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एलम एडेड टू वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, तो क्यों करते हैं भाई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि टू कोगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यानी कि जो वाटर में आपकी इम्प्योरिटीज पहले से प्रेजेंट होती है उनको कोगुलेट करने के लिए हम उसमें एलम यूज करते हैं, ठीक है, एलम को ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि डिस्टिलेशन, यानी कि इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से हम
क्या कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं कॉलोइडल सॉल्वेंट से, लेकिन डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस विच बिहेव एज कॉलोइडल सॉल्यूशंस एट हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एसोसिएटेड कॉलोइड्स। ठीक है ये मैंने आपको बताया था, अभी ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर पे और हायर कंसंट्रेशन पे आपके कॉलोइड्स बन जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एसोसिएटेड कॉलोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके सरफेस केमिस्ट्री के। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करते हैं, ये हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आपने अगर ओर्स के बारे में नहीं पढ़ा, यानी कि ओर के जो है नाम देख लेना कि भाई आयरन के कौन कौन से ओर होते हैं, एल्यूमिनियम के कौन से होते हैं, ठीक है, और कॉपर के कौन से ओर हैं। तो ये ओर्स की जो लिस्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, एक बार उसको निगाह जरूर मार लेना। ठीक है, क्योंकि ओर से क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है कि भाई ये किस चीज का ओर है या फिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये चीज आप एक बार देख लेना। उसके बाद चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय। तो सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की हेल्प से हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये ओर का क्वेश्चन पूछ ही लिया है कि मैलाकाइट किसका ओर है, मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉपर। इसका फॉर्मूला भी आप एक बार देख लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको पूरी एक टेबल बनी हुई लिखी है कि किसके कौन सा ओर है किस मेटल का, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना। तो मैलाकाइट आपका किसका हो गया, कॉपर का ओर हो गया। फिर फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायरेट, कॉपर पायरेट भी क्या है, एक आपके ओर की तरह यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CuFeS2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना इसको, वरना आपको याद नहीं रहेगा अगर, तो आप इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो कॉपर पायरेट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है आपका, बॉक्साइट होता है। ठीक है, देखो यहां पर भी ओर के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ओर वाला सेक्शन प्लीज मत छोड़ना। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी 10-15 मिनट के लिए खोल लो और ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ओर क्या हो गया आपका, बॉक्साइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, क्लेज एक्सेट्रा फ्रॉम द ओर इज नोन एज डैश और डैश। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कोई भी अनवांटेड मटेरियल जैसे कि आपकी धूल मिट्टी ये सब जो हो गई, रेता हो गया या मिट्टी हो गई, और में से उसको निकालने को क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं या फिर बेनिफिक्शन, ये तीनों ही नाम है उसके। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा मतलब पीछे हो गया था। ओके हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला था, 6th क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर कंसंट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर कंसंट्रेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो हम कंसंट्रेशन के लिए किस ओर के लिए हम यूज करते हैं, जिंक ब्लेंड के लिए। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाउडर्ड ओर इज एजिटेटेड विद वाटर और वॉश विद रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, द हैवी ओर पार्टिकल्स एंड लाइटर इंप्योरिटीज आर सेपरेटेड, दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, मतलब कोई भी पाउडर्ड ओर है और उसको हम चलते हुए पानी से, बहते हुए पानी से धो रहे हैं, ठीक है, या उसमें चला रहे हैं उसको, तो जो हैवी ओर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके वहीं पर रुक जाएंगे और जो लाइटर इंप्योरिटीज होंगी जैसे सैंड है, क्ले है, ये सब आपका बाहर निकल जाएगा बहते हुए पानी में। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है किसका होता है आपका, ग्रेविटी सेपरेशन का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज। तो कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, काफी सारे इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम्स में पूछा गया और ये सीबीएसई में भी पूछा जाता है। ठीक है, जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ऑयल जो है हम यूज करते हैं फ्रोथिंग एजेंट, ठीक है, एज अ फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रोथिंग का मतलब होता है झाग बनाना। ठीक है, फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग। तो झाग बनाने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कौन सा एक ऑयल यूज करते हैं जिससे झाग बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइन ऑयल। ठीक है, पाइन को चीड़ भी बोलते हैं हिंदी में, तो पाइन ऑयल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग। तो लीचिंग से हम कौन सा मेटल नहीं निकाल सकते, मरकरी। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड को हम निकाल सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड ओर ऑफ जिंक या कॉपर इज कंसंट्रेटेड बाय, ये अभी हमने काफी बार पढ़ लिया। ठीक है, चाहे वो जिंक का हो या फिर कॉपर का हो, दोनों के ही अगर सल्फाइड ओर है तो उसको हम कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, कंसंट्रेट करने का मतलब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसमें से इंप्योरिटीज को बाहर कर देना। ठीक है, तो खाली और जो बचेगा उसको इकट्ठा हम किस हेल्प से कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपका जिंक और कॉपर के सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग मेथड। ठीक है, तो केमिकल लीचिंग मेथड से हम कौन सा ओर जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अर्जेंटाइड। फिर हाउ डू वी सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो इसका बताना है कि कैसे करते हैं मतलब सल्फाइड ओर को सेपरेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और यूजिंग डिप्रेसेंट। ठीक है, मतलब एक प्रोपोर्शन में ऑयल और वाटर को यूज करके या फिर डिप्रेसेंट को यूज करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कॉमन इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर। तो बॉक्साइट में कौन सी इंप्योरिटी सबसे कॉमन होती है, इसका करेक्ट आंसर है SiO2। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओर ऑफ टिन कंटेनिंग FeCrO4 इज कंसंट्रेटेड बाय। तो FeCrO4, ठीक है, ये जो है आपका किससे, मतलब ये टिन का ओर है। ठीक है, तो ये जो है हम किससे कर सकते हैं, टिन का नहीं होगा ये, पता नहीं, टिन तो है ही नहीं इसमें, लेकिन जो भी हो FeCrO4 जो आपका ओर होता है उसको कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आयरन होगा। टिन बोल रहा है ना, ठीक है टिन, ओके। तो FeCrO4 जो है आप इसको कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो जिसमें भी आपको आयरन दिख जाए तो वहां पे आपको मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक लगानी होती है। ठीक है, जहां पे भी आपको आयरन दिख जाए जिस ओर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पूछा है हेमाटाइट, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट, साइडाइट। अब देखो मैलाकाइट अभी हमने पढ़ा कॉपर का ओर होता है, तो उसमें आयरन नहीं है आपका। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और साइडाइट हम जो है मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैलाकाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो लीचिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर इट हेल्प्स रिमूविंग इंप्योरिटीज लाइक SiO2, Fe2O3 एक्सेट्रा फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, तो SiO2 और Fe2O3 को ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग अ सिलिका लाइन कन्वर्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कॉपर, यानी कि सिलिका लाइन कन्वर्टर हम किस में यूज करते हैं, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन एयर गिव्स अ करस्पॉन्डिंग मेटल विदाउट अंडरगोइंग सेपरेट रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HgS। ठीक है, यानी कि मर्क्यूरस सल्फाइड, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर में और ये अपना मेटल बाहर निकाल देता है, और लेकिन क्या होता है, रिडक्शन नहीं होता है इसका। ठीक है, ऑक्साइड नहीं बनता है रिडक्शन के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें से मेटल है जो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका जो मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करके एल्यूमिनियम से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। यानी कि क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को अगर आप एल्यूमिनियम से मतलब रिड्यूस करोगे उसके ऑक्साइड को, तो वो आपको मेटल मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब जब हम पायराइट्स को पायराइट्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं सल्फर रिमूव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन इंप्योरिटीज ऑफ सल्फर, सिलिकॉन एंड फास्फोरस कैन बी रिमूव फ्रॉम कास्ट आयरन बाय एडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइमस्टोन विच चेंजेस इंप्योरिटीज इनटू ऑक्साइड्स एंड पास इनटू स्लैग। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं भाई, सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस को कैसे रिमूव करते हैं कास्ट आयरन से, बाय एडिंग लाइमस्टोन विच चेंजेस इंप्योरिटीज इनटू ऑक्साइड। ठीक है, लाइमस्टोन ऐड कर देते हैं जिससे क्या होती है, इंप्योरिटीज ऑक्साइड में चेंज हो जाती है और स्लैग में चली जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट एज। तो एल्यूमिनियम का क्या काम होता है, ऑप्शन बी यानी कि अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में याद रखना एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिंगम डायग्राम रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ। तो एलिंगम डायग्राम किसका चेंज रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डेल्टा G विद टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमाटाइट लाइमस्टोन इज एडेड विच एक्ट एज। तो लाइमस्टोन को क्यों यूज करते हैं भाई, फ्लक्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, हेमाटाइट के एक्सट्रैक्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय। तो आयरन ऑक्साइड को हम किससे रिड्यूस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, फिर फ्रॉम द एलिंगम ग्राफ बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड टेम्परेचर, यानी कि जो डेल्टा G और टेम्परेचर है, आउट ऑफ C एंड CO विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZNO। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ZNO को रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, एलिंगम डायग्राम के थ्रू आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो थर्माइट प्रोसेस में हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो प्लीज कि थर्माइट प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा यूज किया जाता है, ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है। तो ब्लिस्टर कॉपर इज इम्प्योर कॉपर एंड ऑब्टेन इन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग बेसरमेराइजेशन। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना कि ब्लिस्टर कॉपर जो होता है इम्प्योर कॉपर होता है और ये सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से बनता है ड्यूरिंग बेसिमेराइजेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बेसिमेराइजेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, ये आपका जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो क्या होता है, आपका सेल्फ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो स्लैग प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो होता है CaSiO3। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख लेना। ठीक है, तो कौन सा स्लैग प्रोड्यूस होता है एक्सट्रैक्शन में आयरन के, आपका होता है CaSiO3। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑक्साइड जो है हम हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाँ, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड। तो थेरेपेटिक इफेक्ट के यूज के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ऑप्शन ए यानी कि कीमोथेरेपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, some drugs do not bind to the enzyme's active site, instead bind to a different site of enzyme, this is called। ठीक है, तो एक्टिव साइट पे जब कुछ ड्रग्स जो है वो एंजाइम के बाइंड नहीं करती हैं और किसी दूसरी साइट पे जाके करती हैं, तो उस साइट को क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन ए यानी कि एलोस्टेरिक साइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब एंजाइम जो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, किसी मतलब ड्रग जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके किसी दूसरी साइट पे जाके बाइंड करे, तो उस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उनको हम, ऑप्शन बी यानी कि एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिसेप्टर साइट पे जाकर बाइंड हो जाती हैं और उसके नेचुरल फंक्शन को खत्म कर देती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्बिटरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वेल नोन एज। तो क्या बोलते हैं भाई, उनको ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि बार्बिटरिक एसिड और जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग विच एक्ट एज एंटीपायरेटिक एज एनाल्जेसिक इज कॉल्ड। तो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों की तरह जो काम करती है उसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि 4-एसिटामिडोफिनॉल। ठीक है, एसिटामिडोफिनॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स विच आर गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन आर नोन एज। ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो एंजाइटी और मेंटल टेंशन को कम करने के लिए ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है किसी पेशेंट को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन। तो कौन सी यूज कर सकते हैं हम, एस्पिरिन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी सारी जो आपकी स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे मॉर्फिन हो गई, हीरोइन हो गई, कोडीन हो गई, तो ये आपकी स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं, तो इसलिए हम क्या है, एस्पिरिन को इसलिए यूज करते हैं ताकि उसका एडिक्शन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ट्रैंकुलाइजर। तो इनमें से कौन सा ट्रैंकुलाइजर नहीं है, वो आपका है एनाल्जेन। बाकी इक्वेनिल और मेप्रोबेमेट और क्लोराडिजेपोक्साइड, ठीक है, तो ये तीनों ही क्या आपके ट्रैंकुलाइजर की तरह काम करते हैं, लेकिन एनाल्जेन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो इनमें से नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है भाई, मॉर्फिन है। ठीक है, बाकी पैरासिटामोल और एस्पिरिन और आइबुप्रोफिन नहीं है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक की कैटेगरी में कौन आता है, आपका मॉर्फिन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामिन्स आर नॉट हेल्पफुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन ब्रिंगिंग डाउन एक्यूट फीवर। तो एंटीहिस्टामिन्स का क्या काम होता है भाई, नेजल एलर्जीज को क्योर करना, यानी कि आपकी कोई नोज में कोई एलर्जी है तो उसको, इन ट्रीटिंग रैशेस कॉज बाय ईचिंग, अगर आपको मतलब कोई खुजली वगैरह कहीं पर हो रही है, ऐसी कोई एलर्जी है वो, इन वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन का मतलब ये होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनको खोल देता है ये। ठीक है, तो उस केस में हम एंटीहिस्टामिन्स को यूज करते हैं, लेकिन एक्यूट फीवर यानी कि जो आपको फीवर है उसको कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन कॉज ऑफ एसिडिटी इन द स्टोमक इज। तो क्या कॉज होता है भाई स्टोमक में एसिडिटी का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड विच डिक्रीज द पीएच लेवल। ठीक है, जब आपका HCl जो है स्टमक में ज्यादा रिलीज होता है किसी वजह से, जब आप कुछ तीखा खाते हैं या कुछ चटपटा खाते हैं ऐसा,
और वो क्या करता है, आपका पीएच लेवल जो है स्टमक का वो कम कर देता है, उस वजह से क्या होती है, आपको एसिडिटी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर आर नोन एज। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए जब आपको फीवर होता है तो आप एंटीपायरेटिक्स लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा पैरासीटामोल या फिर कॉम्बीफ्लेम, ये सब क्या होते हैं, आपके एंटीपायरेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो आपके पेन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, पेन को, जैसे आपका क्या बोलते हैं, मतलब जो भी ऐसी मेडिसिन होती है जो आप पेन कम करने के लिए लेते हो वो आपकी एनाल्जेसिक में आ जाएंगी। ठीक है, फिर एंटी हिस्टामिन्स क्या होती है, आपको एलर्जी में कम करने के लिए, मतलब कोई भी आपको नेजल प्रॉब्लम है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, परफ्यूम से एलर्जी होती है, ठीक है, पॉलन से एलर्जी होती है, या फिर आपको कोई रैशेज वगैरह हो गए स्किन पे, तो वो उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन्स यूज करते हैं। और ट्रैंकुलाइजर्स करते हैं मेंटल डिप्रेशन के लिए, ठीक है, या फिर स्ट्रेस के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी यानी कि नॉरएथिंड्रोन इज एन एंटीहिस्टामिन, तो एंटीहिस्टामिन नहीं है नॉरएथिंड्रोन। ठीक है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों हैं। और सम डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज्ड इन एंटीसेप्टिक एट लो कंसंट्रेशन, ये सही है। और क्लोरामफेनिकोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो क्लोरामफेनिकोल क्या है, आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि काफी सारी चीजों में यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्फिनाडीन इज कॉमनली यूज्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंटीहिस्टामिन। तो टर्फिनाडीन जो है वो हम एंटीहिस्टामिन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप बीएससी नर्सिंग का पेपर देने जा रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के नहीं क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, यानी कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो इसके हाथ में नहीं है। ठीक है, बाकी एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन जो है ये मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन के, तो ये आप ध्यान रखना। और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल फंगस पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जी हैज नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एंटासिड, तो इनमें से एंटासिड कौन यूज नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका एंटासिड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर यहां पर लिखा होता है तो वो एंटासिड होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्बिट्यूरेट्स एक्ट एज, तो बार्बिट्यूरेट का क्या काम होता है, ऑप्शन ए यानी कि हिप्नोटिक स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो बार्बिट्यूरेट्स आपको याद रखना है, बार्बिट्यूरेट्स ऐसी तरीके की ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज की जाती हैं, यानी कि स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होती है जिसको खाकर नींद आ जाती है। ठीक है, तो बार्बिट्यूरेट्स उस कैटेगरी में आता है। ये वाला देख लो, ये स्ट्रक्चर जो आपको दे रखा है ये इसका किसका है, क्लोरामफेनिकोल का है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना। ठीक है, बेंजीन है, उसके एक साइड में N2O है, फिर CH2OH है, फिर एक CH से आपका OH ग्रुप और जुड़ा है, और एक दूसरे CH से आपका NaCO CH जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरामफेनिकोल है। और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर भी सभी लोग देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इंक्लूड, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में क्या क्या आती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि एंटीसेप्टिक्स भी आते हैं, एंटीबायोटिक्स भी आते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये तीन ही चीजें क्या आपकी माइक्रोब्स को मारने के लिए होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मीन, तो क्या मतलब होता है, विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्लोरामफेनिकोल के बारे में, तो वो क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया को मारने में काम आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव हो। ये वाला 21st क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है डिटॉल के बारे में। तो डिटॉल के मेन कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोक्सिलिनॉल और टर्पिनॉल। ठीक है, तो क्लोरोक्सिलिनॉल और टर्पिनॉल जो है ये आपके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं डिटॉल के। आ गई बात समझ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग विच इज इनअफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया इज, विच इज अफेक्टिव। ठीक है, विच इज अफेक्टिव इन क्यूर, तो मलेरिया में कौन सी ड्रग यूज की जाती है भाई, क्यूनाइन यूज की जाती है। ठीक है, क्यूनाइन, और जिसके बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपको सिंकोना ट्री से मिलती है। ठीक है, तो क्यूनाइन जो है आपकी मलेरिया को मतलब मलेरिया को क्योर करने में काफी ज्यादा काम आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एस्टर विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, तो कौन सा इसमें से एस्टर है जो आपकी मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन से स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा एम्पिसिलिन इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक। ठीक है, एम्पिसिलिन नेचुरल एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं, ये पेनिसिलिन का क्या एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, तो कौन से नहीं है इसमें से,
प्रोंटोसिल नहीं है। बाकी क्लोरामफेनिकोल है, अभी हमने पढ़ा था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन भी है जो कि आपका एक मतलब फंगस से लेते हैं, और उसके बाद ऑफ्लोसेक्सिन भी है, ठीक है। ऑफ्लोसेक्सिन आपने कई बार देखी होगी, तो ये भी आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये स्टमक के लिए यूज की जाती है बेसिकली, और प्रोंटोसिल जो है ये आपकी एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियासाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को मारने में कौन सी काम आएगी इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोसाइक्लिन नहीं है, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरियासाइडल है, तो पेनिसिलिन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, तो कैंसर सेल के लिए जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है कौन सी, आपकी डाइसीडेजिरिन, ठीक है। तो डाइसीडेजिरिन जो है ये आपकी कैंसर सेल्स के लिए थोड़ी इफेक्टिव मानी जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ओके। अब इनमें से पूछा है कि एनाल्जेसिक इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक आपको पता ही है, शायद एस्पिरिन के बारे में पूछा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या आपका एनाल्जेसिक है, और ये शायद उसका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डिप्रेसेंट, तो एंटी डिप्रेसेंट इनमें से कौन सी नहीं है, सेल्वारसन, बाकी सारी हैं, ठीक है। आइप्रोनिजेड और फेनल्जीन और इक्वेनिल, ये तीनों ही क्या आपकी एंटी डिप्रेसेंट है, क्योंकि इक्वेनिल के बारे में अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, आपका ट्रैंकुलाइजर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, तो कौन सी इसमें से नहीं है, आपकी ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या आपकी एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी पेनिसिलिन है, इराइथ्रोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन भी है। फिर विच वन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये भी हमने पढ़ा था, क्लोरामफेनिकोल होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डिटॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टर्पिनॉल और क्लोरॉक्सिलिनॉल होता है, वैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं भाई, 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर। इसको अच्छे से ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम किसे कहते हैं, 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर। आगे बात समझ में, अगर 2-3% मतलब 2 से 3% सॉल्यूशन हम आयोडीन का ले लें और उसे अल्कोहल वाटर मिक्सचर में अगर हम मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ अस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स बिकॉज, क्यों भाई एस्पार्टेम जो है हम कोल्ड फूड्स और ड्रिंक्स में ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अनस्टेबल टू हीट एंड डीकम्पोजेस एट कुकिंग टेम्परेचर, यानी कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, और ये क्या है, टूट जाता है, यानी कि डीकम्पोज हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना जो अस्पार्टेम है वो हम कैसे किस में यूज करते हैं, कोल्ड फूड और ड्रिंक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस वाइल यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। तो अस्पार्टेम और जो एलिटेम हमने अभी पढ़ा, ये क्या आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कि जो आपकी मिठास को बढ़ा देते हैं, ठीक है, खाने में। तो इसमें लिखा है कि कौन सी प्रॉब्लम यूज होती है एलिटेम को यूज करने में एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड वाइल यूजिंग इट, ठीक है। यानी कि इसमें इतनी ज्यादा मिठास होती है कि आप थोड़ा सा भी डाल दो तो वो इतना ज्यादा मीठा हो जाएगा कि आप उसको खा भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए जो है हम एलिटेम को आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का जो डेरिवेटिव है जो कि आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है उसका नाम है आपका सुक्रोलोज, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये भी हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए, 30 उसके कर लिए, बाकी 25 उसके कर लिए, ठीक है। तो अब बस 3 चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और भी मैं आपके लिए वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। और बाकी जिसने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह के लेक्चर नहीं देखे, जो भी नहीं देखा है, वो आपके चैनल पर ABVMO की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको जाकर आप चेक कर लो। जो वीडियो नहीं देखे वो आप अच्छे से उसको देख लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।